Hello toppers, how's you doing? This is motivational दोस्त and welcome back to another video of class 11th physics. स्टूडेंट्स, तो अब तक हमने जो देखा जाए तो एक चैप्टर हमने कवर कर लिया है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट हमने कर लिया। ये आपका चैप्टर नंबर 1 होता है, ठीक है। इसमें हमने सारे जो मेन टॉपिक्स हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ और यूनिट्स क्या होती हैं वो देखा, प्लस डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशंस के कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनके 3 एप्लीकेशंस उसके बारे में स्टडी की। इसके बाद में एरर के बारे में स्टडी किए, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में स्टडी किए थे। अब उसमें 2 टॉपिक और बचे हुए हैं, दैट इज स्क्रू गॉज एंड वर्नियर कैलिपर। तो जैसे ही मुझे लगेगा थोड़ा टाइम मिलेगा, मैं स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर, क्योंकि वो दोनों एक्सपेरिमेंटल टॉपिक्स हैं और उनके ऊपर अच्छी बात है कि उनके ऊपर भी अभी क्वेश्चन आने शुरू हो गए। कुछ सालों से जेई नीट दोनों में क्वेश्चंस आते हैं यार उसके। तो जब तक उन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स का आप कंसेप्ट नहीं समझोगे, उसके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे यार, ठीक है। फॉर्मूला याद करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक। तो ये हो जाता है आपका चैप्टर नंबर 1। अब चैप्टर नंबर 2 अगर आप अपनी बुक में देखो तो शायद उसमें लिखा होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, है ना, या मोशन, फिर उसके अगला दे रखा है मोशन इन प्लेन, जिन दोनों को हम मिला के काइनेमेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है काइनेमेटिक्स, इसके बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ मैथमेटिकल टूल्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं, जैसे होता है ना, जैसे अगर आपको युद्ध में करना है कोई भी, तो आपको कोई वेपन्स चलाना आना चाहिए, आपके पास वेपन्स होने चाहिए, तभी आप युद्ध जीत सकते हो। वैसे ही अगर फिजिक्स जीतनी है, फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स समझना है अच्छे से, तो आपको कुछ मैथमेटिकल टूल्स यहाँ पे सीखने पड़ेंगे। 3 से 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 मैथमेटिकल टूल्स होते हैं जो पूरे फिजिक्स में काम आते हैं। और अगर ये नहीं पढ़ोगे और डायरेक्टली उस चैप्टर में जंप करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे इन सब का इंपॉर्टेंस होता है। तो 5 मैथमेटिकल टूल्स होते हैं। सबसे पहला होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंगल के अभी देखना क्वेश्चंस, जब हम अपना जब मेन चैप्टर, जब हमारा काइनेमेटिक्स जब शुरू हो जाएगा, वहां से एक्चुअल फिजिक्स शुरू होती है। तो जब हमारा काइनेमेटिक्स शुरू हो जाएगा तो वहां पे आपको एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले और वो सब यूज आएंगे न्यूमेरिकल्स में। सो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री मैं कवर नहीं करवाऊंगा, उसके लिए आदर्श सर है हमारे यूट्यूब चैनल में मैथ्स पढ़ा रहे हैं। उन्होंने अभी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया है, ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस बना रहे हैं, बहुत अच्छे से स्टार्टिंग से सर करवा रहे हैं। आप उनकी वीडियोस को कवर करो, वहां से आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड जो होता है वो होता है आपका वेक्टर्स। तो वेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे फिजिक्स में, क्योंकि हर जगह वेक्टर, जहां पे भी आप लोग वेक्टर क्वांटिटीज देखोगे, है ना, लाइक फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज बताया था मैंने। तो वहां पे आपको वेक्टर्स जो ये एक मैथमेटिकल टूल्स है, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये अभी हम अपना टॉपिक कवर कराएंगे। तीसरा जो मैथमेटिकल टूल है वो है आपका डिफरेंशिएशन। यस, डिफरेंशिएशन नया है, तो हम फिजिक्स में जितना डिफरेंशिएशन यूज होगा, ये डिफरेंशिएशन एक्चुअली मैथ्स का एक टॉपिक है, पूरा चैप्टर है, लेकिन हमारे फिजिक्स में जितना डिफरेंशिएशन का यूज होता है और क्या होता है, ये सब भी हम पढ़ेंगे, वो हम कवर करेंगे, ठीक है। चौथा टॉपिक होता है आपका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है। तो ये भी आपका मैथ्स का टॉपिक है, मैथ्स में कैलकुलस एक ब्रांच है, उसके अंदर ये आता है इंटीग्रेशन, और डिफरेंशिएशन भी उसी के अंडर आता है। तो ये दोनों टॉपिक अपने फिजिक्स में जितना ज़्यादा नीड है, जितना अपने को लगता है इतने में अपनी पूरी फिजिक्स समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी 11th 12th की, उतना अपन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करेंगे, और वेक्टर्स भी हम उतना ही करेंगे, क्योंकि वेक्टर भी आपका मैथ्स का ही टॉपिक है, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक हमको करना है। ट्रिग्नोमेट्री के लिए मैंने आपका बता दिया, और जो 5वां है वो है आपका ग्राफ, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ग्राफ जो है ये आपके अब काइनेमेटिक्स, पूरे फिजिक्स में ग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं यार। और ग्राफ का जब तक आप लोगों को नॉलेज नहीं रहेगा, लाइक क्या स्लोप क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, हम स्लोप निकालते कैसे हैं, एंगल क्या होता है, कितने एक्सिस से कितना एंगल, और उसका जो स्लोप है वो क्या बताता है, ये सब चीजें अगर हमको नहीं पता, ग्राफ का जो शेप होता है वो क्या बताता है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, अगर हमको ये सब नहीं पता होगा स्टूडेंट्स, तो फिर ग्राफ के क्वेश्चन बनाने में बहुत दिक्कत आएगी।
तो हमको 4 टॉपिक मैं मेनली फिजिक्स में कवर करवाने वाला हूँ। पहला है वेक्टर्स, दूसरा है डिफरेंशिएशन, तीसरा है इंटीग्रेशन और चौथा है ग्राफ। तो ग्राफ जब अपना काइनेमेटिक शुरू हो जाएगा ना, तब मैं आप लोगों को ग्राफ करवाऊंगा। सो दैट मीन्स हमारे इस चैप्टर में, इसको एक वैसे ये चैप्टर आपके कहीं आपको एनसीईआरटी में कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन अपने आप में ये एक चैप्टर है। तो ये आपका हो गया चैप्टर नंबर 2 एक तरह से। तो ये है सब मैथमेटिकल टूल्स। इसमें हम 3 चीज पढ़ेंगे, वेक्टर्स पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन। सो स्टूडेंट्स इसको एकदम लाइटली मत लेना। अगर ये चैप्टर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो भाई फिजिक्स समझना मुश्किल हो जाएगा यार, ठीक है। इनको बहुत अच्छे से समझना, बहुत ही अच्छे से तरीके से मैं समझाऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, उनको करना। और प्रैक्टिस शीट्स जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, भाई टेलीग्राम का चैनल है, या तो आप लोग लिंक में मिलेगा उसको ज्वाइन कर लो चैनल को, प्लस उसमें आपको सारे नोट्स और एवरीथिंग मिल जाएंगे, ठीक है, आपकी 11th-12th की। प्लस अगर हमारा जो एक ऐप है, आपको ऐप से अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ऐप हमारा, उसका भी लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लो और उसको इंस्टॉल कर लो, ठीक है। तो ये 2 तरीके से आप हमसे कम्युनिकेट और इस तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, है ना, अब डायरेक्टली हम लोग चैप्टर में आते हैं कि क्या होता है वेक्टर्स। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूं आज का पहला टॉपिक या इस चैप्टर का पहला पार्ट, दैट इज वेक्टर्स। तो वेक्टर समझने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप्स की होती हैं। सबको पता है फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप की होती है, जैसा हमने पढ़ा है। पहला होता है आपका स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जो सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड बताते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा जो होता है वो होता है वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? जो आपको मैग्नीट्यूड भी बताएगा प्लस डायरेक्शन भी बताएगा। जैसे कि फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब कि आपका फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है वो डायरेक्शन भी बताता है। तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज को या वेक्टर क्वांटिटीज को एक्सप्लेन या डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग को वेक्टर, ये जो टूल है, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि वेक्टर क्या होता है। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक रहेगा इसमें वो रहेगा वेक्टर की डेफिनेशन, ठीक है, और इसका रिप्रेजेंटेशन। तो सभी सुनना अच्छे से। A vector is represented by a line headed with an arrow. Its length is proportional to its magnitude. जैसे कि सपोज करो आपका एक फोर्स है, मैंने अभी भी बताया कि फोर्स क्या है, आपका वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स को शॉर्ट में F लिखते हैं। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसके ऊपर में हम लोग एक एरो का साइन लगाएंगे। ये जो एरो का साइन है ये वेक्टर को डिफाइन करता है। इससे हमको पता चलता है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब इस एरो की अगर मैं बात करूं तो ये एरो जो है, इस एरो का, इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक होता है इसका हेड, ठीक है, एक होता है इसकी टेल, ये टेल होता है, और ये हो गया आपका लेंथ, ये इसकी लेंथ हो गई, ठीक है। अब देखो, ये जो हेड होता है ये आपका डायरेक्शन बताता है कि ये जो वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि जो भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये इसकी डायरेक्शन क्या है। अभी अगर मैं इसकी बात करूं, इस एरो की बात करूं, तो ये डायरेक्शन इधर बता रहा है। अगर मान लो मैं ऐसा बनाता हूं तो ये डायरेक्शन इधर बता रहा है। सिंपल सी बात है। तो ये एरो क्या बताता है? ये डायरेक्शन बताता है। दूसरी चीज, इसकी जो लेंथ होती है वो क्या बताती है? मैग्नीट्यूड बताती है। क्या बताती है? मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो जितना बड़ा लेंथ बनाओगे तो एक तरह से उसका मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलता हूं कि फोर्स जो लग रहा है, ये लग रहा है आपका 2 न्यूटन और नॉर्थ डायरेक्शन में लग रहा है। किस डायरेक्शन में लग रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन में। तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? 2 न्यूटन का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का आप ले रहे हो, बस एक आइडिया है, एक एस्टिमेशन है। ये हो गया नॉर्थ की डायरेक्शन में, और ये इसकी लेंथ हो गई फॉर एग्जांपल 2 न्यूटन, ये हो गई इसकी लेंथ। यही चीज अगर मान लो फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरा हो जाए फॉर एग्जांपल 4 न्यूटन नॉर्थ डायरेक्शन में, तो उस केस में मैं क्या करूंगा? मैं लेंथ थोड़ी सी बड़ी बना दूंगा और डायरेक्शन तो मेरी वही रहेगी।
तो यहाँ पे जो लेंथ है ये आपका मैग्नीट्यूड बताता है, और जो एरोज का जो हेड होता है ये आपका क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। और किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से, यानी कि उसके ऊपर एरो बना के सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना आप लोग कि आपका जो वेक्टर होते हैं, जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज, उनके जो है उसका पास हमेशा मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड होगा प्लस डायरेक्शन होगा। ठीक है, डायरेक्शन ये भी बताएगा वो हमको, डायरेक्शन हमेशा याद रखना। ठीक है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, सिंपल सी बात है, समझ गए? ओके, अब एक चीज और, कई बार इसी का एक एग्जांपल और मैं बता देता हूं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बताता हूं कि ये अपना फॉर एग्जांपल ये है आपका एक वेक्टर, ये है P, ये है Q। ठीक है, ये पॉइंट P है, P आपका टेल बता रहा है और Q आपका क्या बता रहा है, हेड बता रहा है। तो इस वेक्टर को मैं फॉर एग्जांपल ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये हो गया A वेक्टर फॉर एग्जांपल। एक तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है वेक्टर लिखने का, और एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है P, जहां से शुरू हो रहा है, जहां पे टर्मिनेट हो रहा है Q, और इसके ऊपर एक वेक्टर लगा दो। मतलब कि मैं इसको इस तरीके से, दो तरीके से लिख सकता हूं। एक तो सिंपली A वेक्टर, F वेक्टर, जो भी नाम दे सकते हो, और दूसरा ये जो, अगर आपको इसके टर्मिनल के नोटेशंस पता है तो उस जैसे PQ था, यहाँ पे अगर मान लो CD होता तो ये हो जाता है CD वेक्टर। CD के ऊपर में अपन एरो लगा देते। तो एरो साइन क्या बताता है, वेक्टर बताता है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, अब सपोज करो कि A आपका एक वेक्टर है। चलो देखते हैं कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। A वेक्टर है तो A को हम हमेशा ऐसे लिखेंगे, इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड। देख लो भाई, किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको कैसे लिखते हैं वो देख लो। मैग्नीट्यूड लिखने के दो तरीके हैं, एक तो इसके ऊपर मॉड लगा दो, एक तरीका तो ये है, ठीक है, और एक तरीका और करके लिख दे रहा हूं मैं, और एक और तरीका है वो है सिंपली A लिख दो, क्योंकि ये ज्यादा इजी रहता है। इसमें क्या है भाई, एरो भी लगाओ फिर मॉड भी लगाओ तो फिर मजा नहीं आता, इसलिए कई बार सिंपली यहाँ पे A वेक्टर, जैसे ये हो गया, ये वेक्टर हो गया, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, इसको A से लिख देते हैं। डायरेक्शन की बात करूं तो इस डायरेक्शन को जस्ट इसके बाजू में लिखते हैं। तो डायरेक्शन को देखो, स्मॉल a हो गया यहाँ पे, और इसके ऊपर में कैप लगाते हैं। ये क्या हो गया आपका, कैप, इसको कैप बोलते हैं यार। ठीक है, ये हो गया कैप। तो ये आपका क्या बताता है, ये बताता है आपका डायरेक्शन बताता है। ठीक है, इसका एक ही तरीका है लिखने का, यानी कि किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को या तो ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, और किसी भी वेक्टर का जो डायरेक्शन है उसको हम उसके शॉर्ट लेटर में, है ना, या फिर कैपिटल लेटर भी लिख सकते हो, और उसके ऊपर में क्या लगा दोगे, कैप लगाना मत भूलना, क्योंकि कैप क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। क्या इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? क्या ये समझ में आ गया कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर का क्या क्या चीज बताता है? क्या ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया, ये कंसेप्ट? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, इसका लेंथ और ये सब का कंसेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को? क्या आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया? सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, तो वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो ये आपको हम इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वेक्टर के बारे में कि वेक्टर दिखता कैसा है, कैसा रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के वेक्टर्स भी होते हैं, मतलब उनके क्लासिफिकेशन होते हैं, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं सेकेंड टॉपिक आज का, दैट इज टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर देखते हैं, कितने क्लासिफिकेशन, कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले से, दैट इज ए है आपका पोलर वेक्टर। अच्छे समझना स्टूडेंट्स। अगेन देखो, ऐप और आपका टेलीग्राम चैनल मैं इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि हमारा जो हैंड रिटन नोट्स है, ये जितने भी नोट्स हम लोग बनाते हैं पूरे चैप्टर्स के, ये हम लोग जो है आप लोगों को दे देंगे, मतलब उसमें आप लोगों को अवेलेबल होगा। तो यहाँ क्या है, आप लोगों को मैं देखा होगा आप लोगों ने कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं प्रॉपर यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखता हूँ, उससे थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो इसीलिए ना आपको सारे डेफिनेशन आप लोगों को पूरे जो है चैनल में मिल जाएंगे। मतलब इसका जो टेलीग्राम चैनल है ना, उसको सब्सक्राइब करना, डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, सबसे पहला अपन डिस्कस करते हैं पोलर वेक्टर। अब समझना है क्या चीज है। पोलर का मतलब होता है, समझना, मैं एक बार बोल रहा हूं, वेक्टर्स विच हैव इनिशियल पॉइंट और ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आर कॉल्ड पोलर वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स का मतलब होता है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, कोई भी वेक्टर है उसका एक हेड होता है और एक टेल होता है। ठीक है,
अगर इसका ये जो टेल है, अगर ये कोई एक पर्टिकुलर एक इनिशियल पॉइंट से शुरू होता है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट से शुरू हो रहा है कहीं से, तो इस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, यानी कि अगर इसका इनिशियल पॉइंट ये जो है अगर ये फिक्स्ड है तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे पोलर वेक्टर। लाइक इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूं, अच्छे से समझना, एग्जांपल से समझ में आएगा। जैसे कि मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको भी एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे वो वेक्टर कहलाएगा पोलर वेक्टर। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे मैं अगर इसको मेरे को रिप्रेजेंट करना है तो मैं कुछ इस तरीके से बोलूंगा कि ए से बी जा रहा है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ए टू बी, और आपका वेक्टर कहलाएगा ए से बी तक। तो आप देख सकते हो कि वेक्टर का जो टेल है क्या वो ए पे लाई कर रहा है, यानी कि ये फिक्स्ड है, और इसकी क्या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है। तो अगर इसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड है, मतलब कि आप बोल सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, पोलर वेक्टर है। इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया और फोर्स हो गया, जितने भी ट्रांसलेशनल मोशंस होते हैं उससे रिलेटेड जितने भी आपके फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। ट्रांसलेशनल का मतलब होता है कि मोशन इन अ स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ में जितने भी मोशन होंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हम पढ़ते हैं डिस्क्राइब करने के लिए उस मोशन को, वो अधिकतर सारे के सारे क्या होते हैं, पोलर वेक्टर। ठीक है, इसके बारे में और आप लोग जानने लग जाओगे। सो पोलर वेक्टर समझ जाना कि जिसका इनिशियल पॉइंट क्या है, फिक्स्ड है, और ऐसे वेक्टर्स जो ट्रांसलेशनल मोशन, स्ट्रेट जो मोशन इन स्ट्रेट पाथ है, ऐसे मोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पोलर वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब इसको और अच्छे से समझोगे जब आप लोग इसका जस्ट सेकंड ऑपोजिट केस पढ़ोगे, यानी कि इसका सेकंड क्लासिफिकेशन, दैट इज एक्सियल वेक्टर। क्या ये एक्सियल वेक्टर? ठीक है, अच्छे से समझना ये क्या बोल रहा है। तो एक्सियल वेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। एक्सियल वेक्टर देखना, दीज वेक्टर्स आर यूज्ड इन रोटेशनल मोशन टू डिफाइन रोटेशनल इफेक्ट्स। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इज ऑलवेज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो यार, इसको एक्सियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो एक्सिस में होती है। एक्सिस समझते हो, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, उस टाइप से। मतलब कि आप लोगों को मैं बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रोटेशनल मोशन होता है, ठीक है, रोटेशनल मोशन होता है, तो इस केस में क्या होता है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, और वो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन ली जाती है वो हम राइट हैंड थंब रूल से यूज करते हैं। जैसे अगर मान लो इस टाइप से मोशन हो रहा है तो मैं थंब को यूज करूंगा। आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा मैग्नेटिक इफेक्ट में, उसमें राइट हैंड थंब रूल याद होगा। तो अगर इस टाइप का सर्कुलर मोशन हो रहा है तो जो थंब है वो डायरेक्शन बताता है। तो इस केस में जो ये जो डायरेक्शन होती है ये होती है एक्सिस अबाउट रोटेशन, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट ही तो वो गोल गोल घूम रहा था। तो ये एक्सिस की तरफ में है डायरेक्शन, है ना, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और ये है एंगल में। ये देखो, अगर मान लो बॉडी यहाँ पे है, ये थोड़ी देर में यहाँ आ गया, तो ये थीटा इतना कवर हुआ, तो इस थीटा को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो एक्सिस में होती है। और ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, या फिर जो रोटेशनल मोशन को डिस्क्राइब करने में हेल्प होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। तो इसके एग्जांपल देख लो। इसका एग्जांपल हो गया आपका, एक हो गया एंगुलर मोमेंटम, जितने भी रोटेशनल मोशन में हेल्प होते हैं, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, टॉर्क, और ये सारी चीजें। एक सेकेंड यार, फोन आ गया। हाँ, तो आई बात समझ में। तो एंगुलर मतलब कि जितने भी रोटेशनल में मदद होते हैं, जैसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये सब टर्म्स आप लोगों को नए लग रहे होंगे, लेकिन जब आप आगे सर्कुलर मोशन या रोटेशनल का एक चैप्टर दे रखा है, चैप्टर नंबर 7, उसमें आप लोग इसके बारे में और अच्छे से जानोगे। तो ये हो गया आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये हो गया आपका कितना, इसको हम थीटा से लिखते हैं। ठीक है, तो ये सब जो जितने भी वेक्टर्स होते हैं इनको हम एक्सियल वेक्टर्स बोलते हैं। ये हो गया टॉर्क, हो गया जैसे कि टॉर्क, आईसीएससी में आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा टॉर्क।
ठीक है। तो ये टॉर्क की भी जो डायरेक्शन होती है वो भी अराउंड एक्सिस होती है, इसीलिए इस वेक्टर को भी हम इसीलिए टॉर्क को भी हम एक्सियल वेक्टर से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या ये बात क्लियर है? सिंपल है। क्या ये दो वेक्टर्स आप लोगों को समझ में आ गया? सो ये वाला जो वेक्टर है पोलर वेक्टर्स, ये आपका जनरली ट्रांसलेशनल मोशन में रिप्रेजेंट करने में हेल्प होता है, और एक्सियल वेक्टर आपके जितने भी फिजिकल क्वांटिटी जो रोटेशनल मोशन से जुड़े हुए हैं उनसे रिलेटेड है, उनको रिप्रेजेंट करने में ये हेल्प होता है। ठीक है, अब यहां से आपके मेन आपके शुरू हो जाएंगे थर्ड, दैट इज इक्वल वेक्टर। अच्छे से समझना, ठीक है। इक्वल वेक्टर, नाम से पता लग रहा है इक्वल वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर जो इक्वल है। अब देखो, वेक्टर्स विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। देखो यार, कब कोई भी दो वेक्टर्स तभी इक्वल होंगे, कोई भी दो वेक्टर समझना, जैसे ये दो वेक्टर है फॉर एग्जांपल, ये तभी इक्वल होंगे जब इनका मैग्नीट्यूड और इनकी डायरेक्शन दोनों इक्वल हो या दोनों सेम होगी, तभी ये दोनों वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। इसका मतलब कि सपोज करो एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर की भी लेंथ इतनी है और ये इसकी भी डायरेक्शन इधर है, तो सपोज करो ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि A वेक्टर इक्वल्स टू B वेक्टर, यानी कि जिनका मैग्नीट्यूड और जिनकी डायरेक्शन दोनों सेम होती है, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। क्या ये बात क्लियर है? बहुत ही सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठेगा कि सर ये एक बात बताओ कि ये सर ये तो ऐसे है, लेकिन ये तो सर थोड़ा सा नीचे में है, तो इनका डायरेक्शन क्या सेम होगा? देखो यार, ऑब्वियस ही बात है, ये भी आपका इधर ही डायरेक्शन पॉइंट कर रहा है, ये थोड़ा सा भले ही पैरेलल शिफ्ट हुआ है, लेकिन इसकी डायरेक्शन भी तो यही है। इसका मतलब हमें एक चीज और पता चली कि अगर आप किसी भी वेक्टर को अगर पैरेलल शिफ्ट करते हो, पैरेलल ही अगर शिफ्ट करते हो, तो उसकी डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी याद रखना, ठीक है। तो क्या इक्वल वेक्टर आप लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, तो चलो अब डिस्कस करते हैं फोर्थ वाला। यहाँ पे फोर्थ हम डिस्कस करते हैं, दैट इज ओपोजिट और नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, ओपोजिट, जिसको हम नेगेटिव भी बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, अच्छे से समझना इसको, ठीक है। ओपोजिट, ओपोजिट का मतलब कि अगर कोई एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ओपोजिट है, यानी कि इसकी डायरेक्शन ऊपर और इसकी डायरेक्शन नीचे है और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो उस केस में हम इन दोनों वेक्टर्स को क्या बोलेंगे? एक दूसरे के ओपोजिट वेक्टर्स बोलेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर एक वेक्टर आपका A ऐसे है, दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन जस्ट ओपोजिट है, तो उस केस में हम इनको क्या बोलेंगे? ओपोजिट वेक्टर। और ओपोजिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये A हो गया, ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ B। यस स्टूडेंट्स, माइनस ऑफ B। माइनस साइन क्या बताता है? हमेशा याद रखना, अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें या वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो माइनस साइन हमेशा डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या बताएगा कि इसकी अगर A की डायरेक्शन इधर है तो B की डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट होगी, या उल्टा बोल दो कि अगर B की डायरेक्शन इधर है तो माइनस B, यानी कि A की डायरेक्शन इसके जस्ट क्या होगी? ऑपोजिट। तो माइनस क्या बताएगा कि उसकी डायरेक्शन जस्ट दूसरे वाले के जस्ट ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है, 180 डिग्री हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? तो माइनस साइन हमेशा जस्ट उसका ऑपोजिट डायरेक्शन बताता है, ये चीज हमेशा याद रखना है कि माइनस साइन का क्या यूज है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं पांचवें केस की। सी, ये हो गया आपका D, ठीक है, और E है आपका कोप्लेनर वेक्टर, ठीक, कोप्लेनर वेक्टर। अब कोप्लेनर, को का मतलब होता है सेम, प्लेन का, प्लेनर का मतलब होता है सेम प्लेन। इसका मतलब कि अब सेम प्लेन का मतलब वो वाले जहाज वाले की बात नहीं कर रहे हम लोग, इसका मतलब जैसे ये प्लेन होता है भाई, ये एक सरफेस को प्लेन बोलते हैं। अगर आपके दो वेक्टर या दो से ज्यादा वेक्टर सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, सेम प्लेन में अगर सेम सरफेस पे लाई कर रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये आपके दो वेक्टर हो गए, ठीक है, और एक और तीसरा मैं उठाता हूँ, बैलेंसिंग सीखनी पड़ेगी अपने को। हाँ, ये दोनों तो कोप्लेनर है, लेकिन ये भी अगर इसके सेम प्लेन में हो जाए, भले डायरेक्शन इधर उधर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तीनों कोप्लेनर है यार, देख सकते हो आप लोग। लेकिन अगर एक वेक्टर का भी प्लेन चेंज हो गया, मान लो ये इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो यार इसका प्लेन तो चेंज हो गया ना, अब ये दूसरे प्लेन में आ गया, तो इसीलिए अब हम इन तीनों को कोप्लेनर नहीं बोलेंगे। तो कोप्लेनर क्या होते हैं? वेक्टर्स लोकेटेड इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड
कोप्लेनर्स। और हमेशा याद रखना कि दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये दो वेक्टर ऐसे हैं तो यहाँ पे जो कोप्लेनर है वो ये वाला प्लेन हो गया। अगर ये ऐसे हैं तो यहाँ जो कोप्लेनर हो गया वो इस टाइप का हो गया। तो दो वेक्टर तो हमेशा ही कोप्लेनर मिलेंगे, लेकिन दो से ज्यादा हैं तो उस केस में फिर डिपेंड करता है कि वो कोप्लेनर होंगे कि नहीं होंगे, सेम प्लेन में लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? तो अब मैं अगला बता रहा हूं, ठीक है? तो समझ में आ गया, द टू और मोर देन टू वेक्टर लाइंग ऑन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है? अब अगला वेक्टर इंपॉर्टेंट है, दैट इज नल और जीरो वेक्टर, ठीक है? नल और जीरो वेक्टर। तो नल और जीरो वेक्टर का मतलब है कि सपोज करो एक वेक्टर आपने ए लिया, इसमें आपने सपोज करो -a वेक्टर यहां पे ऐड कर दिया। मतलब कि इसको मैं थोड़ा लिख के दिखा रहा हूं। a वेक्टर ऐसा है और ये है -a। देखो डिफरेंस समझ लो यार, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन a की डायरेक्शन इधर है तो -a की इधर है। अगर मैं इन दो वेक्टर्स को ऐड करूंगा, सपोज करो कि ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एक इधर है एक इधर है, अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो क्या मेरे को 0 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा ना भाई। इधर से अगर मैं 5 न्यूटन लगा रहा हूँ, इधर भी 5 न्यूटन लगा रहा हूँ, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वैसे ही a और प्लस ऑफ माइनस अगर मैं करूंगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो a वेक्टर माइनस a वेक्टर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब बच्चे यहाँ गलती करते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि सर ये 0 आएगा या फिर ये 0 वेक्टर होगा? तो आंसर है कि हमेशा याद रखना, जब आप दो वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और उसका मैग्नीट्यूड 0 होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो वेक्टर ही है इसका, और उसको हम ऊपर में वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे और इस वेक्टर को हम बोलेंगे दिस वेक्टर इज कॉल्ड 0 वेक्टर। क्या बोलेंगे? 0 वेक्टर। तो 0 वेक्टर की क्वालिटी क्या है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो गया है तो उसको हम क्या बोलेंगे? 0 वेक्टर। तो 0 वेक्टर की भाई डायरेक्शन कहीं भी हो सकती है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 0 होगा। तो हमेशा याद रखना, इसको ऐसे लिखा जाता है ना कि ऐसे। ऐसे नहीं लिखते यार, ऐसे लिखोगे तो फिर ये 0 कैसे होगा? जब आप दो वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको स्केलर क्वांटिटी मिल ही नहीं सकती, हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी। तो इसको ऐसे लिखते हैं 0 वेक्टर, ना कि ऐसे 0, ठीक है? ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है और ये एक्चुअल में मैग्नीट्यूड बता रहा है प्लस डायरेक्शन भी बता रहा है। तो ये होगा आपका, क्लियर है? तो एक बार और पढ़ लेता हूं। ए वेक्टर हैविंग 0 मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड 0 वेक्टर और नल वेक्टर, ठीक है? रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। क्या ये बात क्लियर है? अब अगला डिस्कस करते हैं, ठीक है? ई एफ हो गया। अब कुछ और हैं भाई, थोड़े से और हैं, मैं पहले ही बता रहा हूं। वेक्टर्स को एकदम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी तो चलो यार इंट्रोडक्शन है, थोड़ा थोड़ा यार अलग अलग वेक्टर के बारे में समझ रहे हैं। मैं अगली बार से सिर्फ यहाँ पे टर्म यूज किया करूंगा, लेकिन आगे जाके बहुत ही शानदार, अभी कुछ टॉपिक्स 1-2 लेक्चर में बहुत ही मजा आने वाला है। ई एफ जी है। अब आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ये वेक्टर बहुत काम आता है, दैट इज यूनिट वेक्टर, ठीक है? यूनिट का मतलब होता है 1 का मतलब होता है ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड अगर आपका 1 है, ऐसा वेक्टर, डायरेक्शन बिल्कुल होगा उसके पास, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर आपका एक तरह से सिर्फ क्या बताता है? ओनली डायरेक्शन बताता है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है तो मैग्नीट्यूड तो बताएगा ही नहीं एक तरह से। तो ये क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। इसीलिए यूनिट वेक्टर को हमेशा हम डायरेक्शन, जैसा कि सिर्फ ये डायरेक्शन बता रहा है तो इसीलिए हम इसको ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो हमने याद है पढ़ा था अभी कि कोई भी वेक्टर है उसको उसके मैग्नीट्यूड से इनटू उसके डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ऐसे लिखते हैं। तो बताओ यहाँ पे ए कैप क्या हो जाएगा? ए कैप हो गया आपका यूनिट वेक्टर और ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ये एक तरह से फॉर्मूला भी है। अगर आपको किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है तो आप एक काम करो, वो वेक्टर ले लो, उस वेक्टर के अपॉन उसके मैग्नीट्यूड से आप लोग क्या कर दो? डिवाइड कर दो। आप लोगों को क्या मिल जाएगा? डायरेक्शन मिल जाएगा। अभी स्टूडेंट्स, अभी छोटा छोटा आप लोगों को आई नो बहुत ही नया नया अजीब सा भी लग रहा है, धीरे धीरे बहुत क्लियर होगा कि सर इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये ए वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब भी अभी हम लोग आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना समझना, यूनिट वेक्टर को
कैप से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? तो देखो यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड्स के लिए हम यहाँ पे बेस वेक्टर्स यूज करते हैं, अभी चलो आगे डिस्कस करेंगे। ये हो गया G, इसके बाद अब अगला देख लो, ये हो गया आपका H, अच्छे से समझना। H ये हो गया आपका को इनिशियल वेक्टर। क्या हो गया? को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो सेम। जैसे मान लो ये 3 वेक्टर है आपके A, B और ये C, ये 3 वेक्टर है, तीनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, इसलिए इन वेक्टर्स को क्या बोलते हैं? को इनिशियल वेक्टर्स बोलते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें इतना कुछ है नहीं। HI। अब अगला देख लो, अगला है यहाँ पे बेस वेक्टर्स। अब ये वाले को अच्छे से समझना क्योंकि ये आगे भी आपका यूज होने वाला है। बेस वेक्टर्स क्या होते हैं? यहाँ पे जैसा हमने पढ़ा यूनिट वेक्टर्स के बारे में, यूनिट वेक्टर्स आपकी डायरेक्शन बताते हैं, वैसे ही आपको पता है कि हमने एक सिस्टम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, जिसमें 3 एक्सिस लेते हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस। अब जब हम वेक्टर पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लिए कुछ डायरेक्शंस हमको अलॉट करनी पड़ेगी। तो हमने जो स्टैंडर्डली जो इसको हमने डायरेक्शन रिप्रेजेंट जो अलॉट किए हुए हैं वो है, एक्स एक्सिस के लिए हम डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से। ये आई कैप क्या बताता है? आपका ये यूनिट वेक्टर है जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन बताता है। वाई एक्सिस की डायरेक्शन को हम जे कैप से लिखते हैं, जेड एक्सिस की डायरेक्शन को हम किससे लिखते हैं? के कैप से लिखते हैं। तो यहाँ पे याद रखना कि हमने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, क्योंकि ये आगे अभी काम आएगा आने वाले लेक्चर्स में, कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को आई कैप से, वाई एक्सिस की डायरेक्शन को जे और जेड एक्सिस की डायरेक्शन को के कैप से लिखा जाता है। सो हियर आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर यूज्ड टू इंडिकेट एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। तो ये हो गया आपका आज का टॉपिक्स। हमने जितने भी आपके वेक्टर्स होते हैं, और भी कुछ वेक्टर्स होते हैं लेकिन ये बहुत ही कॉमन है जो हम लोग सुनने वाले हैं। जीरो वेक्टर आप लोग सुनोगे, इक्वल वेक्टर्स भी आप सुनोगे, यूनिट वेक्टर तो बिल्कुल सुनोगे यार। ये कुछ तो आपके वेक्टर्स हैं जिसके बारे में आप सुनोगे। को एक्सियल वेक्टर और आपका जो स्टार्टिंग वाला था, कौन सा आपका स्टार्टिंग वाला कौन सा था भाई? आपका पोलर वेक्टर्स, इसके बारे में भी आप सुनोगे। ठीक है, तो ये हो गए आपके सारे टॉपिक्स वेक्टर्स के, है ना। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स कैसे किए जाते हैं, वो सब के बारे में अब हम स्टडी करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वेक्टर्स के सेशन को अच्छे से यहाँ पे आप लोग पढ़ना, बहुत अच्छे तरीके से मैं सारे वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन सिखा दूंगा, कोई टेंशन नहीं। ट्रिग्नोमेट्री के लिए जो हम लोगों का मैथ्स में जो चल रहा है उससे आप लोग पढ़ना, आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ लाइक कर दिया करो, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, बाकी आप लोगों की इच्छा जैसा भी है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। सी यू मोटिवेशनल दोस्त इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे मोटिवेटेड। और भाई वेक्टर शुरू हो गया है, इसको एकदम हल्के मत लेना, ये टॉपिक अपने को अच्छे से कवर करना है, क्योंकि अगर ये पढ़ लिए ना तो फिर सारी फिजिक्स समझ में आने लग जाएगी। तो इस चैप्टर को एकदम अच्छे से पढ़ाना है। आ रही बात समझ में? चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।